उन्होंने देखा होगा कि देश में ये माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड और हेट्रेड की बात की जा रही है, तो ये इस तरीके की घटना हुई। और वो ज्वार, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, कम से कम राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को राजनीतिक ज्वार कभी नहीं बनाना चाहिए। जिस लड़के को वहां प्लॉट दिया गया था, हम और आप सब जानते हैं, 1 हफ्ते के बाद मिलिटेंट से मार दिया उसको। बहुत दुखदाई है। उस सरकार के पास वो योजनाओं पे काम करने की ताकत नहीं है, ये हकीकत है। जिस तरीके से अग्निवीर की योजना लाई गई है, देश में लगभग फौज में 2 लाख जवानों की कमी है। देश का ताज कहा जाने वाला, सिरमौर कहा जाने वाला कश्मीर, जो हसीन वादियों के लिए जाना जाता है, तमाम लोग वहां घूमने पहुंचते हैं। और 370 हटने के बाद जिस तरीके से उसे एक बड़े पर्यटक के रूप में, स्थल के रूप में उसे डेवलप करने का प्रयास सरकार का था और तमाम लोग पहुंच भी रहे थे, लेकिन पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने अपना आतंक का नंगा नाच वहां पर किया और 28 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, 2 विदेशी सैलानी भी इस पूरी वारदात में अपनी जान खो चुके हैं। देश दुनिया के तमाम देशों ने कहीं ना कहीं एक इस पूरी घटना पर अपना एक ये कहा जा सकता है कि पूरी घटना को देखते हुए संवेदनाएं व्यक्त की हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं आई है। लेकिन क्या पाकिस्तान की ये कायराना हरकतें लगातार चलती रहेंगी? 2014 के पहले वर्तमान की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, जिस तरीके का चुनावी मंचों से दम्भ भरती थी, आखिरकार पुलवामा के बाद एक बड़ी घटना जो पहलगाम में हुई है, उस घटना को कैसे अंजाम दिया गया? एक दिन की ये घटना तो नहीं थी। सवाल तो उठेगा और सवाल पूछे भी जाएंगे, क्योंकि जनता देख रही है कि किस तरीके से आतंकियों ने पूरे इत्मीनान के साथ पहलगाम के उस पूरे स्थल पर नंगा नाच ही नहीं किया, बल्कि खून की होली खेली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर सुरक्षा के नाम पर घंटों वहां कोई पहुंचा नहीं। जिस तरीके से एक बहन ने आरोप लगाए हैं एक मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने, कि अगर सुरक्षा के लोग वहां समय पर आ गए होते तो शायद नेवी का वो जवान वहां बच गया होता, जिसकी महज कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम में 2 एक मार्मिक कहानियां आई हैं, जिस पे जो नवविवाहिता हैं वो अपने पति को खो चुकी हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कर्नल शरद शरण जी। सर, इस पूरे घटनाक्रम को आपने देखा, बड़ी नज़दीकी से देखा होगा, कहीं ना कहीं आंखों में आंसू, आंखें नम हो रही हैं, लेकिन घटना बहुत विवश है। देखिए, भावनाएं तो देश में सबकी द्रवित होती हैं, और इस तरीके की घटना चाहे घर में हो, गांव में हो, तकलीफ होती है। और देश में जिस तरीके से हुआ है, इसमें तकलीफ के साथ एक अपमान की भावना भी जुड़ती है कि देश का अपमान हुआ है, जो कोई भी देशभक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस को इन भावनाओं को दबाना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ भावनाओं के साथ बैठ के तो काम नहीं चलेगा, उस पर उनको कुछ एक्शन लेना होता है। तो उन भावनाओं को वो दबा लेते हैं, रोक लेते हैं, और आगे की क्या कार्रवाई है, क्या ज़रूरत है, उस पर काम करते हैं। अच्छा नहीं किया, हिंदुस्तान के साथ अच्छा नहीं किया। वर्तमान परिस्थितियों में देश में जो हमारे पास रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से दुनिया में नाम है देश का। हम एक बहुत मजबूत देश हैं, 142 करोड़ का देश है, और इतनी बड़ी सेना है, मैं संख्या क्या बताऊं, सर्वोत्तम सेनाओं में गिनी जाती है। और ख़ास तौर से जो हमारे फौज के जवान हैं, दे आर टॉप क्लास, नंबर 1 इन वर्ल्ड। ऐसे में ये दुस्साहस, इतनी बार सबक दिया गया है इन लोगों को, पता नहीं कौन सी मजबूरियां हैं इनके। वो चवन्नी भर का देश, खाने को कुछ है नहीं, और जिस तरीके की अव्यवस्था पाकिस्तान में, वहाँ की सेना ही चला रही है देश, तो जो हालात पैदा किए हैं, उनसे अपना चेहरा छुपाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे देश में दहशतगर्दी करते हैं। और कई बार सबक सिखाया गया है, शायद सबक समझ में नहीं आया है, तो देश को निश्चित ही उनको जवाब देना चाहिए। पूरा देश इस मामले में एक मत है, एक साथ है। कोई भी सामरिक विषय हो तो अच्छी बात है कि हमारे देश में सारे राजनीतिक दल भी एक साथ आते हैं, ये हमारी परंपरा रही है। एक साथ आके जवाब देना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद
और मैं फिर दोहराऊंगा, अभी नहीं, लेकिन उसके बाद बैठ के इस पे सभी लोगों को चिंतन जरूर करना चाहिए कि इन समस्याओं का आखिर अंत कैसे हो, कैसे ये रुके कि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं किसी फौजी की डेड बॉडी, किसी मार्टर की, किसी शहीद की किसी गांव में चली आती है। और अब तो पूरे नेशनल पोर्टल्स पे ये दिख रहा है कि एक साथ इस तरीके से निहत्थे लोगों को मार दिया गया। बहुत दुखदाई है, बदला ही लेना पड़ेगा, और बदला लेने के बाद ये भी सोचना पड़ेगा कि इन स्थितियों को कैसे बदला जाए ताकि ये दोहरा ही ना जा सके। जिस तरीके का सरकार की ओर से बात करते हैं, सरकार सत्ता में आने के पहले जिस तरीके के दावे कर रही थी, उन दावों के बाद आप पिछले कई महीनों से देख रहे होंगे कि रोजाना शहीद हो रहे हैं जवान, घटनाएं घटती जा रही हैं। उन दावों का क्या कहें कि जो जमीन पे प्रैक्टिकली उतारना चाहिए योजनाओं को, सैनिकों की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो तैयारी होनी चाहिए, उसमें कोई कमी दिखती है? देखिए, इस सवाल का असल में हम जवाब देना चाहें तो ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं ये जरूर सोचता हूँ और मेरा ये मानना है कि जब भी भावनाओं के ज्वार पे सरकारें बनती हैं, धरातल पे बहुत मजबूत काम नहीं हो पाते। मैं उदाहरण के लिए कहूँगा, देश में अचानक एक संदेश दिया गया, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। देखिए, गरीब आदमी को आप सोने का सिक्के की फोटो दिखाएंगे और उसको कहेंगे कि ये जो फोटो में सिक्का ये आपका हो सकता है, सबसे पहले इंसान की आकांक्षाएं बढ़ती हैं कि ये सिक्का मेरा हो सकता है। देश में जिस तरीके की ज़रूरतें थी और जो गरीबी रही है, जब आप उसको गुजरात मॉडल बोलते हैं तो जनता की आकांक्षाएं बढ़ती हैं कि देश में तरक्की होगी, हमारे घर भी पैसा आएगा, रोजगार आएगा, हमारा पक्का मकान होगा, गाड़ी होगी। उन सपनों के ज्वार पे सरकार आई। जब उसको नहीं पूरा कर पाए तो उस ज्वार से तो काम चलना नहीं था, तो उन्होंने एक नया ज्वार पैदा किया। और वो ज्वार, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, कम से कम राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को राजनीतिक ज्वार कभी नहीं बनाना चाहिए। मसला देश का है, जनमानस का है। राजनीति हमेशा मुद्दों पे और क्रियाकलापों पे और योजनाओं पे होना चाहिए, देशभक्ति की भावनाओं पे नहीं होना चाहिए। और उसकी कीमत हम लोग भरी। उसके 5 साल तक सब यही शोर शराबा रहा। और फिर जो भी एजेंडा रहे हों, मैं कह रहा हूँ 370 सही है या गलत है, इसमें बहुत से परिप्रेक्ष्य रहे हैं। हालांकि जो 370 इनिशियली था उसको बहुत कुछ न्यूट्रलाइज, नॉर्मलाइज किया जा चुका था बदली परिस्थितियों के साथ। हम जब आज़ाद हुए थे तो परिस्थितियाँ कुछ और थी, कश्मीर को हमारे जोड़ने की रिक्वायरमेंट और ट्रीटी की ज़रूरतें कुछ और थी। लेकिन हर दशक दर दशक उसके मायने बदलते गए और 370 काफ़ी डाइल्यूट हो गई थी। लेकिन जो 370 हटाने की बात जो लगातार, मतलब एक तरीके से मीडिया के पोर्टल्स के माध्यम से कहा जा रहा था कि अब पूरे देश को लोग वहाँ पे प्लॉट खरीदेंगे, मकान बनाएंगे। जिस लड़के को वहाँ प्लॉट दिया गया था, हम और आप सब जानते हैं, 1 हफ्ते के बाद मिलिटेंट से मार दिया उसको। बहुत दुखदाई है कि हम उन चुनौतियों पे काम नहीं कर पाए कि जो 370 हटाने के बाद जो वहाँ पे काम करना है, आम जनमानस का जो डेमोग्राफिक चेंजेस को देखना है, वहाँ के जो हिंदू पलायन करके आए थे उनको कैसे विस्थापित दोबारा वापस करना है, कोई उस पर काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरह जैसी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई वहाँ चुनाव होना चाहिए, चुनाव भी नहीं हुआ। और अंततः सुप्रीम कोर्ट को दबाव देना पड़ा और खुल के ये टिप्पणी करनी पड़ी कि बहुत समय हो गया, चुनाव होना चाहिए। तो वहाँ पे चुनाव कराया गया। लेकिन चुनाव कराने के बाद एक और वादा था कि हम उस राज्य को वापस उसी स्वरूप में ले आएंगे, पूर्ण लोकतांत्रिक ताकत जो है उस सरकार को मिलेगी। राज्य आज भी 3 हिस्सों में है, यूनियन टेरिटरी मोड में है, और सरकार के पास वो योजनाओं पे काम करने की ताकत नहीं है। ये हकीकत है। आज ये बातें करने का दिन नहीं है, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो जनता के बीच में साफ बात जानी चाहिए। कल जो बैठक हुई है वहाँ पे गृह मंत्री जी ने सुरक्षा की इन चीज़ों पे जो ली है, वहाँ की स्थिति समझी और आगे की शायद रणनीति पे बात हुई होगी। तो एक ये स्थिति आई कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे रहे, लेकिन एक बहुत आदरपूर्ण तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी को इशारा किया गया और उनको उस हॉल से उठ के जाना पड़ा। अब आप कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो जाए, लखनऊ में बैठक हो, गृह मंत्री और दिल्ली के लोग आएँ और यहाँ के मुख्य सचिव और डीजीपी मीटिंग में बैठे रहें और मुख्यमंत्री को उठ के जाना पड़े।
तो योगी आदित्यनाथ जी के पास क्या ताकत होगी इस राज्य को चलाने के लिए और यहाँ की कानून व्यवस्था संभालने के लिए, यहाँ की तरक्की और विकास की योजनाओं को चलाने के लिए। तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि शायद उन सरकारों को अभी हम वो ताकत नहीं दे पाए जो वहाँ पे चाहिए थी। और जब आप वहाँ की सरकार को सक्षम नहीं कर पाएंगे तो वहाँ की कानून व्यवस्था पे भी तो उसकी आँच आएगी। तो शायद जो वहाँ पे सिक्योरिटी का जो पूरा इकोसिस्टम था उसमें कुछ ना कुछ दरकन रही होंगी। और साथ एक और मसला मैं आपको बताना चाहूँगा जो देश में लगातार हिंदू मुस्लिम का चल रहा है। हमारा जो भी दुश्मन हो, हम आप घर गांव की कहानी देख लीजिए, हमारे आपके घर में अगर किसी से कोई रंजिश है तो हमारे घर में कोई कमज़ोर लड़का जो शराबी कबाबी हो, जुआ खेलता हो, उसी को लोग पकड़ते हैं, तब हमारे घर में हमारी दरकन को फैला के और हमले करते हैं। तो मैं जो समझता हूँ कि आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो भी उनकी बॉडीज़ हैं, इफेक्टिव बॉडीज़ हैं, उन्होंने देखा होगा कि देश में ये माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड और हेट्रेड की बात की जा रही है, तो ये इस तरीके की घटना हुई। और मेरी याद में शायद पहली बार हुआ है कि मिलिटेंट इस तरीके से चिन्हित करके मार रहे हैं, हिंदू देख के मार रहे हैं और बता रहे हैं जाके मोदी को बताओ। इसका मतलब वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड देश में पैदा किया जा रहा है उसको एक्सप्लॉइट करें। तो मेरा सवाल ये है कि जो आईएसआई चाहती है, जो पाक आर्मी चाहती है, जो पाकिस्तान चाहती है, आखिर हमारे देश में वो कौन लोग हैं जो इस तरीके के हिंदू मुस्लिम डिवाइड चाहते हैं? क्या उन दोनों की सोच ये है कि यहाँ नफरत बढ़े, दंगे बढ़ें, यहाँ की व्यवस्थाएं बिगड़ें, यहाँ की समाज के हालात खराब हो, राजनीतिक लाभ के लिए या सामरिक लाभ के लिए? तो जो देश के बाहर है वो सामरिक लाभ के लिए कर रहा है, जो देश के अंदर अगर कोई राजनीतिक लाभ के लिए कर रहा है तो उसे इस चीज़ से बचना चाहिए। वरना इस तरीके की घटनाएं होती हैं और वो इस तरीके से की जाती हैं कि देश में और नफरत बढ़े, हमारी ही दरकन को इस्तेमाल हमारी देश के जनमानस की सुरक्षा के खिलाफ किया जाता है। इन चीज़ों को बैठ के सोचना होगा, नहीं तो अति विश्वास के अतिवाद में शायद आम आदमी और देश का नुकसान होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला मेरा ये सवाल कि जिस तरीके से पुलवामा की घटना हुई, पुलवामा की इतनी बड़ी घटना के बाद एक दूसरी बड़ी घटना और जिस तरीके का खूनी खेल इत्मीनान से आतंकवादियों ने उस मैदान पे खेला, पहलगाम के मैदान पर घास के बीच में, जहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, कोई घोड़े पे था, कोई फील्ड में खेल रहा था, सुरक्षा का कोई जवान नहीं था। क्या हम गलती कर रहे थे या अति आत्मविश्वास में थे या ये उम्मीद कर चुके थे कि अब कश्मीर पूरी तरीके से जन्नत बन चुका है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आज के वक्त में आम आदमी को जानना चाहिए। मैं जो भी अपनी सर्विस काल के एक्सपीरियंस के साथ जो चीज़ें हैं, सब चीज़ें तो पटल पे नहीं लाई जा सकती, लेकिन कुछ सीमित बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। जिस तरीके से अग्निवीर की योजना लाई गई है, देश में लगभग फौज में 2 लाख जवानों की कमी है और हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं, प्रदेश के 75 जिलों के सैनिकों से कांटेक्ट में हैं। तो हम लोगों ने कल एक दिया शहीदों के नाम पे कार्यक्रम भी चलाया था। सभी ने घर में शाम को एक एक दिया जलाया, शहीदों को याद किया। कहीं ना कहीं जनमानस को धर्म, जाति, हिंदू मुस्लिम, ये सब बेकार घटिया राजनीतिक मुद्दों से हटा के जोड़ने का कोशिश किया कि सब लोग एक मत होके देश के लिए एक साथ आए, शहीदों के लिए आए, देश की सुरक्षा के लिए आए, सेना के मनोबल के लिए एक साथ आए। तो जब उसमें बातचीत हुई तो लोगों का यही मर्म मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि ज़मीन पे जो इस समय भर्तियां हो रही हैं तो लड़के अग्निवीर में जाना नहीं चाहते। सोचिए आप, इस देश में जहां गांव गवर में 4-4, 5-5 साल लड़के दौड़ते भागते थे, तैयारी करते थे कि सेना की वर्दी पहनेंगे, गर्व महसूस करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम पुलिस में जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे, जब कहीं नहीं जाने का मौका मिलेगा तो फौज भी ट्राई कर लेंगे, क्योंकि भैया 4 साल की नौकरी है, कोई पे पेंशन है नहीं। आप सोचिए कि जो अग्निवीर के लड़के इस समय वर्तमान में फौज में हैं, उनके लिए जो निर्देश हैं कि इनको थोड़ा आराम से रखिए, कहीं भाग ना जाएं। पलटनों में 150-150, 200-200 जवान तक कम हो गए। जब संख्या बल कम है तो जमीन पे उसका असर पड़ेगा। तो जो जवान हैं बहुत हार्ड प्रेस्ड हैं, उनको एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करनी पड़ रही हैं। यही नहीं, जो गलवान और जो चाइनीज़ इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा रेखांकित नहीं करूँगा, सतही तौर पे कहूँगा, फौजों का दोबारा मोबिलाइजेशन हुआ है, उनको रीग्रुपिंग किया गया है, जो उनका AOR, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेंज हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं और कमतरी हुई है, उन क्षेत्रों में फौज को हटाया गया, उनका कार्य क्षेत्र बढ़ा है।
फिर आपने जो बताया कि वहाँ पे जो प्लेटो वाला एरिया है वो एक पिकनिक स्पॉट में डेवलप हुआ है, लोगों ने देखा है कि वहाँ चाय की दुकानें हैं, कुर्सियाँ पड़ी हैं, बाल बच्चे परिवार के साथ लोग घूम फिर रहे हैं। इतनी मतलब तकलीफ के साथ कहूँगा, इतनी आतंकवादियों ने गोलियां चलाई, एक भी गोली किसी सिक्योरिटी फोर्स की नहीं। आपको लगता है कि कोई गोली नहीं चलाएगा? समस्या ये है, अगर एक भी आदमी सेना का, पैरामिलिट्री फोर्स का, पुलिस का, होम गार्ड का, किसी भी तरह का, एक अगर राइफल भी होती तो 2-4 गोली फायर होती। जहां 1000-2000 सैलानियों को जमा पड़ा है, वहां सिक्योरिटी का कोई सेटअप नहीं। तो ये दोष सिक्योरिटी का नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये मैन पावर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम है, बिकॉज ये जो वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो तय करेंगे कि कहाँ कितना आदमी लगाया जाए, तो हम उस पर कमेंट करने की स्थिति में नहीं है, ना हमें करना चाहिए। उनका हक है कि वो तय करें वहाँ की स्थितियों को देख के। लेकिन ये जो कमी है, ये किसी फौज, किसी वर्दी की वजह से नहीं है, ना उनके अधिकारियों की वजह से, ये हमारी सरकारों की पॉलिसी की वजह से है कि हमने पॉलिसी बदली है। और एक कहावत भी तो है कि जिस देश में, जिस राज्य में राजा अपनी फौज का ध्यान ना रख सके, वो कहीं ना कहीं राज्य की ताकत पे फर्क पड़ता है, राज्य कमजोर होता है। तो आज जो अति आत्मविश्वास आया है कि जम्मू कश्मीर अब पिकनिक स्पॉट है, अब एक पर्यटक स्थल है, तो निश्चित ही बहुत आतंक और दहशत के क्षेत्रों में सुधार जब होता है तो धीरे धीरे करके हर परिप्रेक्ष्य से होता है, एकदम से नहीं होता है। और जब आपको सब कुछ शांत और सब कुछ सही लगता है तो ये शक भी साथ में होना चाहिए कि ये शांति किसी तूफान या किसी दुर्घटना के पहले का तो नहीं है। मेरा अंतिम सवाल, सरकार ने कल जिस तरीके से एक बड़ी बैठक की, पीएम के साथ रक्षा मंत्री, तमाम अधिकारी, सीडीएस सब मौजूद रहे, इस बैठक में जो 5 बिंदु उन्होंने निकाले, सिंध वाटर वैन, पासपोर्ट वैन, या जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको वापस भेजना, ये तमाम ऐसे 5 बिंदु हैं। इन 5 बिंदुओं का पाकिस्तान या आतंकवादियों पर कितना असर पड़ेगा मोटा मोटा, या फिर गोली का जवाब गोली से होगा या गोली का जवाब बोली से दिया जाएगा, तो मानेंगे क्या वो? पहली बात, सिक्योरिटी फोर्सेस का और देश के आम आदमी का मनोबल वापस लाने के लिए जो चवन्नी से देश ने कार्रवाई की है, उस पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और अगर हमारे देश पे कोई हाथ उठाता है तो वो हाथ तोड़ना सबसे जरूरी है। और हम लोग इस पे कुछ ना कहें तो बेहतर है, बिकॉज देश को तब पता चलेगा जब ये कार्रवाई हो चुकी होगी। यही तरीका है सिक्योरिटी फोर्सेस पे काम करने का। हमारा आपका सिर्फ एक काम है कि हम उनका मनोबल बढ़ा सकें, और वो ये फर्ज मान के निकल चुके होंगे कि उनको देश के जनमानस का मनोबल बढ़ाना है, तो बदला तो हिंदुस्तान लेगा। हम कोई छोटे मोटे देश नहीं है दुनिया में। लेकिन जो ये रोक, जो जिस तरीके की कार्रवाई कल की गई है, ये बिल्कुल ठीक है। सारे देश के जनमानस, सभी राजनीतिक दल, सभी आदमी, सभी सिक्योरिटी के वेटरन्स, सब इस मुद्दे पे साफ हैं कि जो देश हमारे यहाँ दहशतगर्द भेज के इस तरीके की घटनाएं करता है, हम उनकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। होंगे उनके रिश्तेदार यहाँ पर, आप अपने घर वापस जाइए और जाके अपनी सरकारों और हुक्मरानों को बताइए कि हिंदुस्तान से हमारे क्या संबंध हैं, हमारे पुराने पुरखे हैं, ज़मीनें हैं, उनको बताइए। तो वहाँ पे उनकी चाल सुधारिए जाके, यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है और ये होना भी चाहिए। हाँ, वाटर ट्रीटी वाला थोड़ा इशू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। 60 के आसपास तय हुआ था। करीब 3 ईस्टर्न नदियां हमारी हैं, 2 वेस्टर्न उनकी, जिनका हम पानी एक्सचेंज करते हैं। और ये आम आदमी भी समझता है कि हम नदियों के पानी को रोक के बांध बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, नदी के बहाव को मोड़ सकते हैं, लेकिन नदी के पानी को कहीं रोक नहीं सकते। वो शहरों में, गलियों में, गाँव में घुसेगा। लेकिन जो इशारा किया है सरकार ने और जो शक्ति इंगित की है, उसकी ज़रूरी है। पाकिस्तान को ये पता चलना चाहिए कि हमारे देश में जो संसाधन है, आगे चल के हम इस पानी का ज़्यादा बेहतर सदुपयोग अपने देश के हित में करेंगे। और जो बड़े दिल के साथ चलते हो, हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, अगर हमने कड़ाई के साथ सोचना शुरू किया तो ये दिक्कत उनके देश को और उनके जनमानस को आने वाला है। इस कदम के साथ हम सब साथ हैं। तो क्या लगता है कि अब जो भी कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई से उनके मंसूबे कमजोर पड़े? बहुत कमज़ोर देश है, बहुत कमज़ोर देश है, और उनकी इकोनॉमी बिल्कुल टूटी स्थिति में है। दिक्कत क्या है, पाकिस्तान मूलतः सेना द्वारा कंट्रोल किया गया है।
बिल्कुल वहाँ पे वो ज़मींदारी सा पुराना दकियानूसी सिस्टम चल रहा है। जो ताकतवर हैं वही सत्ता में हैं, वही नियम कानून तय करते हैं। और उनके बलूच के एरिया में, बलूचिस्तान में जिस तरीके की अब हालत है, कमज़ोर पड़ गई है, वो लगभग लगभग बलूचिस्तान आज़ाद होने वाला है। तो उनकी सेना के ऊपर आम आदमी का बहुत दबाव है कि इतना तनख्वाह लेते हो, इतना बजट खर्च करते हो, देश के लिए क्या करते हो। जब भी उनकी देश में सरकारों पे, सेनाओं पे और इस तरीके के भ्रष्ट लोगों पे दबाव आता है, तो वो कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे पे आकर के अटैक करते हैं और उस सेंसिटिविटी को अपने देश को शांत करने में इस्तेमाल करते हैं। वही उन्होंने किया है। हालांकि वो ये खूब अच्छी तरह जानते हैं कि जो पलट के भारत कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान उसका लोड उठाने की स्थिति में नहीं है। और हम तो बहुत छोटी मोटी भी कार्रवाई करेंगे तो उनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है। अगर देश पूरी तरीके से जिस दिन मन तय कर लेगा, तो उस दिन तो फिर पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर है, मैं देश के आम जनमानस को अपनी जो सेवा की है उसके कॉन्फिडेंस पे कह सकता हूँ कि इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेस दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में से एक हैं। हमारा जवान दुनिया का 1 नंबर का जवान है। हम हिसाब लेंगे और जो सिस्टम है काम करने का, हिसाब आने के बाद ही आम पटल पे, टीवी पोर्टल पे और मीडिया पे नज़र आएगा, लेकिन देश का मनोबल वापस आएगा। हाँ, मैं इतना ज़रूर और कहना चाहूँगा कि जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद एक बार बैठ के सभी लोगों को, सभी राजनीतिक दलों को, जो जो भी पार्टीज देश को चलाने में पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इन्वॉल्व हैं, उनको बैठ के एक बार फिर तरीके से कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ की विकास की परिस्थितियों को सबको समाहित करके सोचना चाहिए, ताकि हमारा कश्मीर वास्तव में, जैसा आपने शुरुआत में कहा था, एक पर्यटन की स्थिति में पहुँच सके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना पहलगाम का जिस तरीके से घटना हुई और उस घटना के पीछे क्या क्या पहलू रहे, जहां पे हमारी कमजोरी रही और अब किस तरीके से पाकिस्तान को सबक दे सकते हैं। उन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। लेकिन देश क्या चाहता है, देश के लोग क्या चाहते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और सरकार भले ही कल की बैठक में 5 बिंदुओं पर बैन पाकिस्तान पर लगाया हो, लेकिन देश के लोग और ख़ास करके वो परिवार जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, वो पत्नियां जिन्होंने अपना मांग का सिंदूर खोया है, वो बच्चे जिन्होंने अपना पिता खोया है, अपने आंखों के सामने उन्हें दम तोड़ते हुए देखा है, और तमाम 140 करोड़ से ज़्यादा देशवासी भी यही चाहते हैं कि अब गोली का जवाब बोली से नहीं, और ये बोली भी नहीं अब सुनना चाहता देश का कोई भी नौजवान या कोई भी वृद्ध कि पाकिस्तान की ये हरकत नापाक थी, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया है। रक्षा मंत्री जी, आप भी सुनिए, देश के प्रधानमंत्री जी, आपको भी जवाब देना है। ये डायलॉग बहुत पुराना है। अब गोली का जवाब गोली से हो, तभी देश की जनता को सुकून मिलेगा, दिल में चैन आएगा, और इसी का इंतजार देश की जनता कर रही है। इस मौके पर एक शेर याद आता है, हर सहरा हर पेड़ गवाह बन गया, जो हुआ पहलगाम में एक दाग बन गया। ये दाग ऐसा कि जब तक गोली का जवाब गोली से नहीं दिया जाएगा, तब तक ये दाग मिटने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।